Hello dear students, welcome again to MCQs Expert Series. इसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोसवाल का. क्वेश्चन में बोला गया दैट ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर intersecting at exactly one point, intersecting at exactly 2 points, coincident and parallel. देखो ये तो इलॉजिकल है. दो लाइन कभी भी दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती. या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी अगर एक दूसरे के ऊपर है तो, या फिर वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. ये 2 पॉइंट्स वाला तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो गया. अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, दो इक्वेशंस दी गई है, इनमें से कौन सी है वो बतानी है. तो देखो सारे के सारे केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं. पहले अगर इंटरसेक्टिंग होती है, वो इंटरसेक्टिंग यानी कि वन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करती है तब. जो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं. उस लाइन को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है और दो इक्वेशंस लेट ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन a1 अपॉन a2 नोट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2. अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. अगर ऐसा नहीं होता तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, बाकी दोनों में से कोई हो सकती है. बाकी दोनों कौन सी, यानी कि आइदर दे मे बी पैरेलल और दे मे बी कोइंसिडेंट. ओके, पैरेलल लाइंस के लिए क्राइटेरिया क्या है. पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो पाएगा इस केस में, पैरेलल के केस में. पैरेलल के केस में ये होता है. अच्छा, कोइंसिडेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें तीनों इक्वल होते हैं. A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों के तीनों इसके अंदर इक्वल होते हैं. ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं. ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा. पैरेलल हमेशा कुछ इस तरीके से होती है, जो आपस में पैरेलल होंगी, कभी नहीं मीट करती. कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर ही दूसरी लाइन भी बन जाएगी. ये इसका ग्राफ है. अच्छा, अब इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन. एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. दूसरा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं या सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो तो आप जान लें जरा. कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं. मैं लिखता हूं कंसिस्टेंट. देखो, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट में डिफरेंस है. कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनका सॉल्यूशन हो, जिनका सॉल्यूशन हो. अब सॉल्यूशन इन तीनों में से किस किस का होता है, जो भी इंटरसेक्ट करेगी उसका सॉल्यूशन होगा. ये एक पॉइंट पर करती है तो इसका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन हम जिसको बोलते हैं, इसका वन सॉल्यूशन है. पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो हम इसे कह सकते हैं नो सॉल्यूशन. और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच करते हैं तो आई कैन से दैट कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी है, जिनके कोई ना कोई सॉल्यूशन होते हैं. तो इसके केस में दो आते हैं. फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और दूसरा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट. ये दोनों ही लाइंस कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं अगर ये दोनों ही टाइप की हैं तो. अब एक होता है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट वो कौन सी होती है, पैरेलल वाली. पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट होती है. अच्छा, अब एक पॉइंट और रह गया इसका, वो भी आपको बता देता हूं मैं कि कोइंसिडेंट
को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। कोइंसिडेंट को इस नाम से जाना जाता है, डिपेंडेंट। तो ये इसका बेसिक था। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उनमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 किस टाइप की होगी। हम रेशियो चेक करेंगे सीधा, 6/2 माइनस 3/-1 और 10/9। देखो 6/2 3 होता है, ये भी 3 होता है, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये 3 नहीं होता तो ये नॉट इक्वल हो गया। अब ये वाला केस किस में आ रहा है, पैरेलल में, और पैरेलल का नो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी, parallel lines, these are parallel lines. Okay, next, the pair of equations this and this have unique solution, two solution, infinitely many solutions या no solutions। तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, रेशियो से। देखो इसका a1 क्या है, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, a2 क्या है, इसका x का कोफिशिएंट दैट इज -3, b1 y का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का, और C1 5 और C2 1, ये कांस्टेंट है। C1 ये रहा, C2 ये रहा। तो मैंने चेक किया, ये तो 1/-3, ये भी सेम बन रहा है, 1/-3 ही बन रहा है, ये इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल है। तो पैरेलल लाइंस हो गई वापस। पैरेलल लाइंस मतलब कि नो सॉल्यूशन का केस हो गया है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो काफी इजी था ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंट में दो टाइप आती हैं। कौन कौन सी, कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। जिसका सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, देन द लाइंस विल बी पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट b, a, इंटरसेक्टिंग एट a, b। ओके, चेक कर लेते हैं। देखो x इक्वल टू a का हमें ग्राफ बनाना है, तो लेट ये a पॉइंट मैंने कोई भी मान लिया, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये मैंने a पॉइंट मान लिया यहाँ पे, तो ये ग्राफ हुआ x इक्वल टू a का। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, मान लो एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, लाइक x और y दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से एक वेरिएबल अगर प्रेजेंट नहीं है, लाइक या तो x प्रेजेंट नहीं है या फिर y प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उसी वेरिएबल के एक्सिस के पैरेलल बनती है हमेशा लाइन। लाइक x इक्वल टू a, इसमें x है लेकिन y नहीं है, तो इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल बनेगी ये लाइन। अच्छा, दूसरी वाली y इक्वल टू b, y इक्वल टू b, y इक्वल टू b, इसमें x नहीं है, तो ये लाइन x के पैरेलल बनेगी। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये क्या होगा, तो x को तो a पर ही कट करेगा, ये a,0। ये वाली लाइन y इक्वल टू b, कहीं पर भी b पॉइंट मान लेता हूं मैं, तो ये लेट b पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 0,b, ये b पर ये x के पैरेलल बन जाएगी। अब ये दो लाइन कैसी होंगी, पहली बात तो पैरेलल और कोइंसिडेंट तो खत्म हो गया। अब बात आती है कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पर x, पहले हम x लिखते हैं, x देखो a है, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, तो x वाला पार्ट a आएगा, कोमा ये वाला डिस्टेंस मैं देख रहा हूँ b है, तो ये वाला डिस्टेंस आएगा b। तो a कोमा b पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंटरसेक्टिंग एट a कोमा b, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, the pair of equations y equal to 0 and y equal to -7 has one solution, two solution, infinitely many solution and no solution। देखो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी
वहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो सकता है। मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं है तो वो उसी के एक्सिस के पैरेलल बनती है। इसका मतलब इसमें x नहीं है, ये तो y इक्वल टू जीरो, तो वैसे भी x एक्सिस की ही इक्वेशन होती है, x एक्सिस को ही हम y इक्वल टू जीरो बोलते हैं। ये लाइन बन गई। अब y इक्वल टू -7 ये भी x के पैरेलल बनेगी, y इक्वल टू -7 ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये कुछ इस तरीके से एक लाइन x एक्सिस के ऊपर बन जाएगी y इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन बन जाएगी y इक्वल टू -7 0, -7 पर। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों जब x के पैरेलल है तो आपस में तो पैरेलल होंगी ही होंगी, आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन सिर्फ वही होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करती है लाइंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर, डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंट, जिसके तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो सेकंड इक्वेशन इसके अंदर पूछी गई है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं बारी बारी रेशियो। इसका a1 हमें पता है -5 है, b1 क्या है 7, और ये इक्वल टू में है। या तो इन्हें भी हम इक्वल टू में लेकर जाएं और तब रेशो चेक करें, अदरवाइज इसको भी हम इधर लेके आए, वो आप देख लेना जैसे मर्जी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू में ही रख रहा हूँ, इन सभी को भी इक्वल टू में ले आऊंगा मैं। ये 4 इधर आके माइनस सॉरी, ये 4 इधर आके -4 हो जाएगा, इसी तरीके से इधर भी और इधर भी। इसमें पहले से ही दिया ही -4 हुआ है, ये -4 है। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैं चेक करता हूँ, -5 डिवाइडेड बाई 10, देखो -1/2 बन रहा है, और इधर 7/14, ये भी -1/2 बनना चाहिए था, लेकिन ये 1/2 बन रहा है, यहीं पर गलत हो गया, यहीं गलत हो गया। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया हमने, सेकंड ऑप्शन पर हम चलते हैं। -5/-10, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक ये 2 आ गया। अगला भी 2 आना चाहिए। 7/-14 नहीं, माइनस, सॉरी, ये 1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, तो ये भी गलत, ये भी हमने रिजेक्ट कर दिया, तीनों इक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं -5/-10, -5/-10 ये 1/2 बन रहा है, और 7/14 ये भी 1/2 बन रहा है। अब हमें थर्ड और चेक करना है, इधर 2 है, ये इक्वल टू के इधर है, इसे भी मुझे इक्वल टू के इधर ही ले जाके चेक करना है। इक्वल टू के इधर देखा तो -4 बन रहा है, जो कि नॉट इक्वल आ गया। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल आ गया, क्योंकि 1/2 1/2 -1/2, ये तो नॉट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही बचा है वैसे तो हमारे पास, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। -5/10 -1/2 बन रहा है। अच्छा, उधर 7/-14 -1/2 बन रहा है, और 2/-4 -1/2 बन रहा है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसके लिए k की वैल्यू बतानी है कि अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपल है, रेशियो सेम रहता है, तीनों का सेम रहता है। तो देखो 3/6, डायरेक्ट डायरेक्ट माइंड में करिए इस क्वेश्चन को, 3/6, या ऐसा करो 3 का डबल हुआ इधर, रेशियो सेम रखना ना, इधर 3 का डबल हो गया, 3×2 = 6, इधर -1 का डबल -2 आना चाहिए था, माइनस तो है लेकिन k की वैल्यू 2 अगर हम रख दे तो -2 बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को। अगर आप फिर भी वैसे करना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन रह गई है, तो बता देता हूं मैं। देखो a1/a2 वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, देखो माइनस से माइनस तो कट हो गया, ये बना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो k इधर जाएगा, और 2 × 1 2, k इक्वल टू 2 यहां से आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को, कि ये 3 का डबल हो रहा है तो इधर -1 का डबल होना चाहिए, तो -2 होना चाहिए, माइनस तो है, तो k अगर 2 हो गया तो -2 बन जाएगा, दैट्स ऑल।
ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल है तो k की वैल्यू बताओ। पैरेलल में a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल होते हैं, थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा c1/c2, तो 3/2 इक्वल होगा 2k/5k। कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 कहाँ जाएगा इधर डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई 15/4। तो काफी सिंपल क्वेश्चन। अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक आया था ग्राफ वाला। ओके देखते हैं अब ये, a pair of linear equations which has a unique solution x equal to 2 and y equal to -3, ये उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ कि किस किस का ये सॉल्यूशन है और किस किस का नहीं, वहीं से मुझे आइडिया लग जाएगा। तो पहले मैं a में रख के देखता हूँ, तो 2 x की जगह 2 रखा, y की जगह -3 रखा, तो देखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने देखा क्या इक्वल टू में -1 आ रहा है। सेकेंड पार्ट का देखो, 2 इंटू टू -3 इंटू -3, तो ये बना 4 + 9, ये बना तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ 13 बन गई, जबकि इधर -5 है, यानी कि ए ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गई, लेकिन सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ओके उसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। देखो सेकंड ऑप्शन में एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी, ये इसका डबल है, 2 2 जा 4, 5 2 जा, ये भी डबल है 10, ये भी इसका डबल है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का तो क्वेश्चन ही नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है ये। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाता है रिजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सी ऑप्शन, 2 इंटू टू -y यानी कि -3, तो 4 + 3, ये तो 7 बनना चाहिए था, जबकि ये 1 है, यानी कि ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। अब बचा डी, तो डी ही इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार हम चेक जरूर कर लेते हैं, जैसे x2 है, -4 इंटू -3 -14, चेक करते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है। तो 2 + 12, 2 ये हो गया +12, 14 हो गया, और आगे क्या है -14, 14 -14 0, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। सेकंड भी करते हैं, x की वैल्यू 2 -y की वैल्यू -3 और -13। अब ये हमें चेक करना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जीरो आता है कि नहीं आता। तो 2 और +3 5, 5 -13 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसमें कुछ हो सकता है कि ओसवाल की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो इस वजह से इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively. देखो कुछ ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं, टोटल सिक्के 50 है, लेकिन अगर रुपए बनाते हैं तो 75 है। हम क्या करते हैं चेक करते हैं, इधर ₹1 के सिक्के, इधर ₹2 के सिक्के, टोटल 50 बन रहे हैं क्या, यस। इधर टोटल 50 बन रहे हैं क्या, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इधर टोटल 50 बन रहे हैं क्या, यस बन रहे हैं। तो अब देखो इन तीन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है,
कैसे हम चूज करेंगे? ये 1 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के सिक्के, टोटल मनी निकाल लेते हैं। टोटल मनी 75 होनी चाहिए। ओके, ये देखो 1 रुपए के 35 कॉइन्स तो 35 रुपीज हो गए, और 2 रुपीज के 15 कॉइन्स तो 30 रुपीज हो गए। मैंने देखा 65 रुपीज ही बन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा रिजेक्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड में 35 प्लस 40 75 बन रहा है। 35 तो 1 के कॉइन्स, तो ये 35 रख दिया मैंने, और 20 के 2 रुपीज के कॉइन तो 20, ये हो गया 40, 75 बन रहा है। लेकिन ये ऑप्शन हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे, ये ऑप्शन हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे। उसका कारण क्या था कि ये टोटल कॉइन्स तो नहीं बन रहे 50, क्योंकि उसने ये भी तो कहा है ना टोटल कॉइन्स 50 होने चाहिए, लेकिन यहाँ टोटल कॉइन्स 55 हो गए। तो ये ऑप्शन तो हम, ये तो मैंने वैसे ही चेक कर लिया, इसे तो हमें चेक करना भी नहीं है, इसे हमें चेक भी नहीं करना, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है ऑप्शन बी। हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ₹15 प्लस 35 दो दोगे तो 70 रुपीज हो गए, तो ये भी नहीं हो रहा क्योंकि 85, तो ऑप्शन डी ही बचेगा। बाकी चेक करना जरूरी है, क्योंकि जैसे इसमें भी मैं सोच रहा था डी बचेगा, लेकिन जब मैंने वैल्यू पुट की 2 और -3 तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब डी तो ऑप्शन इसका नहीं हुआ। तो इस तरीके से वैल्यू भी हमें पुट कर लेनी जरूरी है। हालांकि बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में एक ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा। तो मैं इसमें पुट करता हूँ 25 प्लस 25, 2 के कॉइन्स हैं तो ये हो गया 50, तो मैं देख रहा हूँ 75 आ चुके हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स भी 50 हो गए यहाँ पर, और टोटल रुपीज भी 75 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर की एज कितनी है? 6 गुना। किसकी 6 गुना? उसकी बेटे की 6 गुना। ओके, 4 years hence मतलब 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। उसके बेटे की एज का 4 गुना हो जाएगा फादर। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हम ये देखते हैं प्रेजेंट में क्या कह रहा है, 6 टाइम्स है। 4 6 जा 24, 6 6 जा 5 6 जा, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 3 6 जा तो 18 होता है, ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि 6 टाइम्स नहीं है ना इसमें। इसने बोला 6 टाइम्स होना चाहिए, तो 3 6 या 18 18 होना चाहिए था यहाँ, ये तो ऑप्शन ही गलत है। अब हमें इनमें से चेक करना है, और क्या चेक करना है कि 4 साल बाद फादर 4 गुना हो जाए। ओके, 4 साल एज बढ़ा दो दोनों की और चेक कर लो कौन 4 गुना हो रहा है। मैंने इसकी 4 साल एज बढ़ाई, क्योंकि 4 साल बाद पूछ रहा है, 8 ईयर्स का हो गया। इसकी 4 साल बढ़ाई, ये 28 ईयर्स का हो गया। क्या ये 4 टाइम्स है? नहीं है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन खत्म, फर्स्ट ऑप्शन खत्म। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स ये हो जाएगा 9, ये आफ्टर 4 ईयर्स होगा 34। क्या ये 4 टाइम्स है? नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो अब क्लियर सी बात है कि सी ऑप्शन बचेगा, अदरवाइज चेक भी कर रहे हैं हम। ये 6 है 4 टाइम्स के 4 ईयर्स के बाद 10, और ये 36 है 4 ईयर्स के बाद 40। क्या ये 4 टाइम्स है? यस, ये 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब इसका ये करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। x equal to a, y equal to b is the solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the values of a and b are। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी इसका सॉल्यूशन है, तो a और b बताना है, यानी कि x और y की वैल्यूज बतानी है। क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई 2 है। देखो चेक करो, यहीं से हम चेक करेंगे किस किस को माइनस करके 2 आता है।
x माइनस वाई 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, x माइनस वाई 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x माइनस वाई 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x माइनस वाई -4 आ रहा है। तो बचे ये दो ऑप्शंस। आगे क्या कह रहा है, x प्लस वाई 4 है, इनको ऐड करके 4 किसको आ रहा है, साफ साफ क्लियरली हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। और अगर तुम्हारी थोड़ी सी तेज नजर है और दोनों इक्वेशन को एक साथ तुम देख लेते हो कि x प्लस वाई सम 4 आना चाहिए और डिफरेंस 2, तो तुम पहली ही बार में ये आंसर पकड़ लेते, पहली बार में ये आंसर तुम पकड़ लेते कि दोनों का सम 4 है और डिफरेंस 2 है, तो 3 और 1 ए और बी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18। ये कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो छोटे वाला है वो 18 कम है, या ये कह लो बड़े वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो हमें एंगल्स बताने हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, वो सप्लीमेंट्री होने जरूरी है, फिर उनका डिफरेंस 18, इनका सम चेक करते हैं, यस 180 बन रहा है। अब हम चेक करते हैं ये 18 ज्यादा है क्या छोटे वाले एंगल से, यस बिल्कुल, यानी कि ए ऑप्शन पे टिक करो, ए ऑप्शन पर टिक हो जाएगा, और कोई भी इसका करेक्ट नहीं हो सकता, अगर हो गया तो फिर इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक ही बोलूंगा मैं। देखो 98 और 82, ये 180 तो बन रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस 16 का हो गया, इसी तरीके से इनका डिफरेंस 14 का हो गया, और ये नन ऑफ दीज है, ये तो आएगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14। 2x plus y equal to 23, 4x minus y equal to 19, then the values of 5x equal to, चलो देखते हैं इसको, एंड y अपॉन x माइनस 2। ओके, इसकी वैल्यू से हम पता लगा लेंगे कि इसकी क्या क्या हो सकता है। ये एक्चुअली इक्वल नहीं, या तो ये माइनस होगा या ये प्लस होगा, चलो अभी पता चल जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ऐसे क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, ऐड कर देंगे इनको, तो ये बनेगा 6x, y से y कट हो गया, क्योंकि एलिमिनेशन में यूज कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को रिमूव करना है, y को मैंने रिमूव कर दिया, तो और ये बन रहा है 42, तो x की वैल्यू क्लियरली मुझे पता चल रही है 7, x की वैल्यू मुझे पता चल रही है 7 आ गई। ओके, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, लेट फर्स्ट में पुट कर देता हूँ 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, तो ये 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 23 माइनस 14 यानी कि 9 हो गया, तो y की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू यहाँ पर 9 हो गई। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, y अपॉन एक्स माइनस 2, वाई अपॉन एक्स यानी कि 9 अपॉन 7 माइनस 2, तो ये बनेगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 माइनस 14 दैट इज माइनस 5 अपॉन 7। वैसे तो हम देख सकते हैं कि एक में ही है -5/7, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये भी चलो देखते हैं कि ये क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा ये हम चेक कर लेते हैं, तो इसको देखते हैं हम। सोल्व करते हैं इसको। इसमें है कि 5y की वैल्यू मैंने निकाली थी 9, और मैं एक बार माइनस लेके चलता हूँ, -2 इंटू 7, तो 5 9 जा 45, 45 माइनस 14, माइनस ही है ये माइनस है, तभी तो ये आंसर इसका 31 आ गया, तो इसका आंसर होगा 31।